नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स में रखेंगे चुनावी नब्ज पर हम हाथ। छत्तीसगढ़ में कौन सी वो सीटें हैं जहां बीजेपी को नहीं मिली है एक भी बार जीत, और राजस्थान के पोखरण विधानसभा सीट का मुकाबला क्यों है अलग। चुनावों पर जीत की आखिरी मुहर वोटर के हाथों होती है। जनता ये तय करती है कि आखिर कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और उसके कार्यकर्ता इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिले जो पार्टी को जीत दिलवा सके। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अगर कार्यकर्ता और उसके नेता नाराज हो जाएं तो पार्टी के लिए कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ऐसा क्या हुआ है टिकट वितरण में, इसकी पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस में टिकट वितरण लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी ने 228 तो कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन टिकट वितरण के बाद ही दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता नाखुश हैं और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जबलपुर उत्तर सीट से अभिलाष पांडे को टिकट मिलने पर पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने हंगामा किया, तो वहीं नाराज पार्टी कार्यकर्ता ने यादव के गनमैन से भी जूमा झटकी करने की कोशिश की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से नहीं बच पाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूका। बुरहानपुर, शुजालपुर, सिवनी मालवा, सिमरिया और जावरा जैसी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्याप्त टिकट न मिलने का आरोप लगाकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तर मध्य का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है। पूरे जबलपुर में बहनों का सुपड़ा साफ कर दिया। झूठ छलावा 33% आरक्षण का 2 सीट देते थे, वो भी गायब। हम लोग अभिलाष से बिल्कुल भी बाइज नहीं है। वो पश्चिम का कार्यकर्ता है, उसे पश्चिम में रहने देते। उत्तर और आया मंडला भेजिए, लेकिन हम लोगों को कोई उससे वो नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर टिकट को लेकर असंतोष के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अभिलाष पांडे का विरोध, ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल को टिकट न मिलने पर विरोध, मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिए जाने का विरोध, बीजेपी की पूर्व मंत्री रंजना बघेल भी टिकट न मिलने से नाराज हैं। नर्मदापुरम से मौजूदा बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी को काले झंडे दिखाए गए। शुजालपुर के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बंगले के बाहर नारे लगाए और पुतला दहन किया। नरेंद्र सिंह तोमर के बाल सखा जय सिंह ने भी मोर्चा खोल रखा है। भारी विरोध के चलते बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें आ चुकी हैं। कमलनाथ सुरजेवाला खुफिया मीटिंग कर डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। विरोध दोनों तरफ से है, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है, कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। वो ही सर्वे करा रहे हैं, वो ही टिकट बांट रहे हैं। टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो। दिग्विजय जी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। दशहरे के पहले पुतले जल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड बना ली। ये एक परिवार है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, और परिवार के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर किया। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के हित में जिन लोगों ने अपने नाराजगी जताया है, ये अपनी स्वार्थ भूल के लग जाएंगे कांग्रेस के साथ, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर कार्यकर्ता मिलके बनाएगा। हालांकि पहली लिस्ट के बाद हुए जबरदस्त विरोध के चलते कांग्रेस को कई टिकट बदलने पड़े हैं।
दतिया से अवधेश नायक का टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को दिया गया है। पिछोर सीट से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया। एनपी प्रजापति के दल बदलने के कयासों के बीच उन्हें गोटेगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में ये पहली बार का नहीं है जब टिकट वितरण के बाद काफी ज्यादा विरोध हो रहा हो। एक समय में ऐसी भी स्थिति थी जब पार्टी कार्यालयों के नाराज कार्यकर्ता गेट तोड़ देते थे, लेकिन ये नाराज कार्यकर्ता कहीं न कहीं पार्टी की परेशानी आगामी विधानसभा चुनावों में बन सकते हैं। बीजेपी कार्यालय में जिस तरीके से विरोध लगातार जारी है, कांग्रेस में भी लगभग यही स्थिति है। फिलहाल ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल होती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी की ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। उधर छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। 15 साल तक राज्य में बीजेपी भी सत्ता में रही, फिर भी इन सीटों के नतीजे कभी बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए। इस बार बीजेपी इन 5 सीटों के लिए रणनीति बना रही है। क्या है ये रणनीति, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सत्ता के मैजिक आंकड़े 46 को पार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ की ऐसी 5 सीटों पर फोकस किया है जो वो अब तक नहीं जीत पाई है। सीतापुर विधानसभा सीट पर 1952 से अब तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। राज्य बनने के बाद अमरजीत भगत 4 बार से विधायक हैं। इस बार सेना से रिटायर्ड रामकुमार टोपो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर अब तक अभेद सीट को जीतने की रणनीति तैयार की है। पाली तनाखार सीट की बात करें तो राज्य बनने के बाद से अब तक हुए 4 चुनावों में इस सीट से बीजेपी दूसरे स्थान पर भी नहीं आ पाई है। कांग्रेस के मोहित राम केरकेट्टा वर्तमान विधायक हैं। कोटा विधानसभा सीट पर 1952 से लेकर अब तक 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला है। पहले इस सीट पर रेणु जोगी कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थीं। 2018 में वो जेसीसीजे के टिकट पर विधायक बनी। भाजपा ने इस बार सीट से प्रबल प्रताप सिंह को और कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को उतारा है। खरसिया सीट पर उमेश पटेल कांग्रेस के विधायक हैं। यहां अब तक हुए सभी चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से 1988 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह विधायक रह चुके हैं। 2018 में आईएएस की नौकरी छोड़कर ओपी चौधरी चुनाव लड़े, लेकिन उमेश पटेल से हार गए। इस बार बीजेपी ने महेश साहू को मैदान में उतारा है। मरवाही विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है। राज्य बनने के बाद से कांग्रेस से अजीत जोगी फिर अमित जोगी विधायक रहे। 2018 में अजीत जोगी जेसीसीजे से विधायक बने, लेकिन भाजपा अभी भी जीत के लिए तरस रही है। कांग्रेस ने के ध्रुव को मैदान में उतारा है। भाजपा से प्रणव पच्ची उम्मीदवार हैं। पूर्व सीएम अजीत जोगी 2018 में जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस से के ध्रुव उपचुनाव में जीते थे। 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार पार्टी एक सीट के समीकरण पर काम कर रही है। कांग्रेस के विचारधारा जो अहिंसा की विचारधारा है, जो सामाजिक समरसता की विचारधारा है, जो सभी को एक नजर से देखने की जो विचारधारा है, उसके ऊपर रहा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के जो 5 विधानसभा सीट है वो हमेशा भाजपा मुक्त रही है। कैसे सीट जीते उसको मैनेजमेंट की दृष्टि से वहाँ के लोगों के साथ में वहाँ की ग्रुप मैनेजमेंट करना पड़ा और ये कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत भले ही न दर्ज कर पाई हो, लेकिन 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन अब मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एक सीट पर फोकस किया जाए और यही वजह है कि जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी और उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रत्याशियों की घोषणा की और भाजपा का दावा है कि इस बार इस मिथ को भी छत्तीसगढ़ से तोड़ेंगे। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर राजस्थान के पोखरण के बारे में हम सभी जानते हैं। यहाँ हुए परमाणु परीक्षणों ने इस इलाके को दुनिया के नक्शे में मशहूर कर दिया था। फिर यहाँ की मिठाई चमचम भी देश भर में मशहूर है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव पोखरण सीट को दिलचस्प बना रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
राजस्थान विधानसभा चुनावों में जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें हैं उनमें एक नाम पोखरण का भी है। बीजेपी ने यहां हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए एक बार फिर तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में महंत प्रतापपुरी को मात मिली थी। वो कांग्रेस के वर्तमान विधायक और सरकार में मंत्री साले मोहम्मद से केवल 872 मतों से बाजी हार गए थे। कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन लगभग तय है कि पार्टी इस बार भी मुस्लिम धर्म गुरु मंत्री साले मोहम्मद को ही चुनावी समर में उतारेगी। देखिए, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं पार्टी के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं उन हमारे शीर्षस्थ नेताओं का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पोखरण की जनता पर मुझे विश्वास है, उन पर भरोसा है कि वो हम सब के लिए यहाँ कमल खिलाएगी। पोखरण विधानसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो 2008 के परिसीमन में पोखरण विधानसभा का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक हुए 3 विधानसभा चुनावों में साले मोहम्मद 2 बार क्षेत्र से विधायक बने। इस सीट पर 2,22,000 वोटर हैं। मुस्लिम वोटों की तादाद करीब 58,000 है और ये कांग्रेस के पक्के वोट माने जाते रहे हैं। जनता के मुद्दों की बात करें तो पोखरण को जिला बनाने की भी मांग है। साथ ही पीने का साफ पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। एक तरफ धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, एक तरफ पोखरण के भविष्य के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। बिजली यहाँ हर घंटे जाती है, दिन में 50 बार जाती है। लाइट गंदा पानी है, पानी गंदा आता है, पब्लिक को बहुत परेशानी है। गली गली में गड्ढे हैं। जो रोडें बनी है, जिस दिन बनी है दूसरे दिन ही टूट गई है वो रोडें। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर तेलंगाना की 119 सीटों में अपनी पहली लिस्ट बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। इन 52 लोगों की लिस्ट में 3 सांसद स्वयं बापू राव, धर्मपुरी अरविंद, बड़ी संजय का नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम टी राजा का है। लिस्ट आने से पहले न केवल उनका निलंबन वापस ले लिया गया, बल्कि उन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार भी बनाया। टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो 2018 के तेलंगाना चुनाव में बीजेपी के अकेले उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल वहां की थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारे भारत में अभी आगे है, पंजाब में 5 बहनों ने कैसे बदल दी अपने इलाके की तस्वीर और बनारस के मिट्टी के दिए बना रहे कारीगरों का संकट। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अपनी अपनी पेशेवर जिंदगी में व्यस्त पंजाब की 5 बहनों ने अपने पैतृक आवास के संरक्षण का बीड़ा उठाया। उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से नवाजा है। इस 5 बहनों को यह सम्मान पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और पर्यटन के जरिए विकास के लिए दिया गया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव की 5 बहनों के लिए ये एक भावुक प्रोजेक्ट है और इसने इस गांव को पर्यटन के नक्शे पर ला खड़ा किया है। आधुनिकता और परंपरा के अनूठे मेल से संगा बहनों ने अपने पैतृक घर, कोठी और पीपल हवेली को होम स्टे में बदल दिया है। यहाँ सैलानियों को शहर का आराम और गांव की शांति दोनों ही मिलती हैं। ये दोनों ही चीजें इस जमाने में एक साथ मिलना वाकई दुर्लभ है। गुरमीत राय संघा मशहूर संरक्षण वास्तुकार हैं। सिमरन कौर दिल्ली में काम करती हैं और छुट्टियों में गांव आकर यहाँ की देखभाल करती हैं। मनप्रीत कौर संघा अमेरिका रहती हैं और कोठी पीपल के लिए सोशल मीडिया प्रचार और बुकिंग का इंतजाम करती हैं। गीता कौर ज्यादातर वक्त गांव में ही गुजारती हैं और महिला सशक्तिकरण में जुटी हैं। नूर पेशे से वकील हैं। वे मुंबई में रहती हैं लेकिन पूरे गांव की कानूनी सलाहकार भी हैं। मेरी जो सिस्टर यूएस में है, शी टुक अ इनिशिएटिव, मनप्रीत, उसका उसमें बहुत हाथ रहा है। लाइक इट वाज हर बेबी, लाइक यू से। जो गुरमीत है, शी हैड द कनेक्शन टू पुट इट आउट देयर विद द पंजाब टूरिज्म पीपल। तो इट इज बिटवीन गुरमीत एंड मनप्रीत एंड माय मदर
उन्होंने मिलकर इसको उस लेवल पे लेकर आए कि इसको होम स्टे रखें। इस प्रोजेक्ट से गांव वालों को न सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि स्थानीय लोगों को खाने पकाने और हाउस कीपिंग में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही महिलाओं का कौशल विकास भी किया गया। पुरवई ने सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया, तो बेसिकली आइडिया था कि गांव की लड़कियों को जो एक्चुअली छोटे छोटे, उन्होंने सबने क्लास कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कोर्सेज किए हुए हैं लोकल, कि उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट होने के लिए कोई सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने ये किया है। संगा बहनों की इस पहल से नवा पिंड सरदारा गांव को इस साल पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब मिला। प्रशासन अब इसे मॉडल गांव के तौर पर पेश करने की योजना बना रहा है। इस अवार्ड के मिलने के बाद जिला प्रशासन और सरकार की एक ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि इस गांव को हम आदर्श ग्राम के तौर पे आगे विकसित करें। पंजाब की इन 5 बहनों ने जो किया है वो एक महिला सशक्तिकरण का उम्दा उदाहरण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये इस बात की तरफ भी ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे किसी समुदाय या देश के लिए अपनी तहजीब और अपने विरासत को बचाना कितना जरूरी है। गुरदासपुर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। चीनी सामान का भारतीय बाजारों पर हावी होना कोई नई बात नहीं है। दिवाली के बाजारों में भी चीन पूरी तरह से छाया रहता है। यही वजह है कि बनारस के मिट्टी के दीपक और बर्तन बनाने वाले कारीगर संकट में हैं। मिट्टी से बने सामान की मांग में आई कमी की वजह से रोजी रोटी की मुश्किलें सामने हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट। धूप में सूख रहे ये दिए अगर बोल सकते तो जरूर अपने गढ़ने वालों की बेबसी और बदहाली को बयां करते कि कैसे मिट्टी के ये कलाकार तंग हाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हर साल दीपावली पर आस रहती है कि इस बार ये दिए कुछ ज्यादा बिकेंगे, जिससे आमदनी बढ़ेगी, पर अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। ये जो आजकल चल गया है झालर वालर सब बत्ती चाइनीज का, उससे हम लोग का धंधा नहीं हो पा रहा है सही। और थोड़ा लेते हैं आदमी पूजा पाठ के लिए, थोड़ा बहुत लेते हैं। मिट्टी का दाम बढ़ रहा है, हम लोग का दाम नहीं बढ़ रहा है, उसी उतने ही पे है। 4000 5000 देंगे तो मिट्टी लेके आएगा, फिर उसके बर्तन बनाएंगे, मिट्टी के दिया उड़वा को बनाते हैं, उसका पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट में। जो ये सब चाइना फाइना वाला कुछ चल दिया है, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही। हम लोग इतना रियाज करके काम करते हैं, बाकी उसका पैसा नहीं मिल रहा है। हालात ये कि कुम्हार परिवारों की नई पीढ़ी अपने पुश्तैनी काम को करने से हाथ खींच रहे हैं। त्योहारों पर मौसम है और घर का काम है, इसलिए घंटा 2 घंटा समय दे रहे हैं, पर जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा काम धंधा करना उनकी मजबूरी बन गई है। कोई दुकान पर काम कर रहा है तो कोई ठेला लगा रहा है। दीपावली का समय है, इसीलिए हम लोग घर पे 1-2 घंटा काम घर पे हाथ बटा देते हैं। फिर उसके बाद दीपावली बाद ख़त्म हो जाती है तो हम लोग बस फूड का स्टार्ट का काम करते हैं, मार्केट में ठेला वेला लगाते हैं। सरकार की तरफ से कुम्हारों की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक मोटर चलित चाक मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये मुफ्त में नहीं मिले तो उन्होंने बाजार से खरीद लिया। अब परेशानी बिजली के रेट को लेकर है। मिट्टी के इन कलाकारों का कहना है कि अगर सरकार बिजली के रेट में कुछ रियायत कर दे तो उनके लिए बड़ी राहत होगी। जो मशीन का चाक सबको मिला है, उससे क्या कि बिल अधिक आ रहा है, सबका बिल आ रहा है। जो हमने चाक पर्सनल अपना लिया है, खरीदे हैं चाक, हमको हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। अब मिट्टी के बर्तन जो बिक नहीं रहा है, जो इतना जो चाइना का सब फैल गया है, गिलास प्लास्टिक सब, इसी तरह हम लोग को बड़ा परेशानी हो रहा है। बिजली, महंगाई और चाइनीज झालरों के बढ़ते चलन के चलते शायद परंपरा के ये दीपक बुझ जाएं और इन्हें गढ़ने वाले हाथों के घरों का चूल्हा भी। ऐसे में ज़रूरत इन दीपकों की लौ को बरकरार रखने की है। घी से भरा यही दिया जब किसी मुंडेर को दमकाएगा, मेरे घर के चूल्हे को भी थोड़ी गर्मी पहुंचाएगा। चूल्हे की सूखी लकड़ी तब शायद फिर से दहक उठे, भूख से व्याकुल मुन्ने की आंखें शायद चमक उठें। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। नमस्कार।